हेलो दोस्तों। विजन आईएएस 2023 जनवरी करंट अफेयर के अर्थव्यवस्था वाले सेगमेंट में आपका स्वागत है। पहला टॉपिक है विश्व व्यापार संगठन मत्स्य सब्सिडी पर नया समझौता हुआ है। क्या हुआ है कि डब्ल्यूटीओ ने एक नया समझौता शुरू किया है, एक नया समझौता लाया है जिसको स्विट्जरलैंड ने सबसे पहले स्वीकृति दे दी है। देखेंगे कि क्या है समझौता। समझौता है मत्स्य सब्सिडी पर, जो मछली से संबंधित जो सब्सिडी होती है उसकी बात की जा रही है। चूँकि मत्स्य व्यापार जो है वो भी एक बहुत बड़ा व्यापार है, तो ऐसे में ये नया समझौता क्या है इसको देखेंगे। कुछ तथ्य की अगर बात करें तो डब्ल्यूटीओ के महानिदेशक को एक स्वीकृति दस्तावेज सौंप दिया गया है। किसने सौंपा? स्विट्जरलैंड ने। यह दस्तावेज जो है वो दावोस, जो कि स्विट्जरलैंड का एक छोटा सा हिस्सा है, वहाँ पर ये चीज़ें हुई, अनौपचारिक वार्ता हुई, जो कि डब्ल्यूटीओ की एक मंत्री स्तरीय बैठक भी थी। उसमें ये चीज़ें डब्ल्यूटीओ को स्विट्जरलैंड ने सौंप दी है और पहला देश बन गया है जो कि इस समझौते को मान लिया है। इस समझौते को जिनेवा पैकेज भी कहते हैं और ये जिनेवा में आयोजित हुआ और जिनेवा में ही डब्ल्यूटीओ के 12वें जो है मंत्री स्तरीय सम्मेलन भी हुआ, तो उसमें ये चीज़ें अपनाई गई। हालांकि यह समझौता पूर्ण रूप से प्रभावी तब होगा जब डब्ल्यूटीओ के 2/3 सदस्य इसकी स्वीकृति दे देंगे। अगर हम बात करें कि ये जो समझौता किया है डब्ल्यूटीओ, इस समझौते के बारे में, तो समझौते में कुछ खास पॉइंट हैं, जैसे अवैध, असूचित, अनियमित, इलीगल, अनरिपोर्टेड और अनरेगुलेटेड जो एक्टिविटीज़ है, जो मत्स्यन है या मत्स्य में योगदान करने वाली सब्सिडी है, उस पर प्रतिबंध लगाने की बात कर रहा है। हालांकि यह प्रतिबंध सब पे अचानक नहीं है, कुछ छूट के साथ, खास करके अल्प विकसित देश और जो विकासशील देश हैं उनको थोड़ा सा छूट दी गई है। तो उस सब्सिडी पर प्रतिबंध लगाने के बारे में इसमें कहा गया है। दूसरी चीज़ कही गई है, जो अत्यधिक दोहन होता है मत्स्य भंडार का, तो उस पे उसकी गतिविधियों पर भी सब्सिडी पर जो प्रतिबंध लगाने की बात की गई है। इसमें ऐसे क्षेत्र शामिल होते हैं जो अतिदोहित होते हैं या फिर जहाँ से मत्स्यन बहुत अधिक होता है। हालांकि अतिदोहित क्षेत्र जो होते हैं वो जिस भी देश की सीमा के आसपास होते हैं, उस देश की जिम्मेदारी होती है कि वो अत्यधिक दोहन को कम करें या फिर मत्स्यन का भंडारण करें। ऐसे में ये एग्रीमेंट आया है। अगला जो पॉइंट है इस समझौते के बारे में, वो है तटीय सदस्य देश या फिर और ऐसे देश जो गैर सदस्य हैं, उनसे उनके अधिकार क्षेत्रों के बाहर ऐसे क्षेत्र जो मत्स्यन होते हैं, जहाँ पर मत्स्य पालन या फिर कहें मत्स्यन होता है, वहाँ की गतिविधियों के लिए भी सभी प्रकार की सब्सिडियों पर प्रतिबंध लगाने की बात की गई है। क्योंकि होता क्या है ना कि अत्यधिक सब्सिडी देने से बाजार की जो वास्तविकता है या फिर कहें कि बाजार की जो स्थिति है वो बिगड़ने लगती है और ऐसे देश, खास करके विकसित देश, उनको अपने उत्पाद को बेचने में समस्या उठानी पड़ती है। तो मत्स्य भंडार की स्थिति के लिए उन्हें जो सब्सिडी है वो कम कर दी या फिर प्रतिबंध लगाने की बात इसमें कही गई है। और एक बात और भी है कि जो भी चीज़ें होंगी उनमें पारदर्शिता बरती जानी चाहिए, उसकी अधिसूचना दी जानी चाहिए और अगर हो सके तो एक कैच डेटा के रूप में स्थिति को समझने के लिए, आगे के उपायों को बेहतर करने के लिए जानकारी रखना बहुत ज़रूरी है। अगर हम बात करें भारत और मत्स्य क्षेत्र की, तो भारत जो है वो विश्व का तीसरा सबसे बड़ा मछली उत्पादक देश है। वैश्विक मत्स्य उत्पादन में भारत का योगदान लगभग 7.7% है और चौथा सबसे बड़ा निर्यातक देश भी है भारत। सर्वाधिक जलीय कृषि करने वाला दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा देश है भारत। और एक दो जो पॉइंट इसमें दिए गए हैं, जैसे वैश्विक जैव विविधता का 10% हिस्सा जो है वो भारत में मौजूद है।
जिसमें मछली और शेलफिश प्रजाति के मामले की अगर बात की जाए, मत्स्य जो विषय है वो राज्य सूची का विषय है। और राज्य सरकारें जो है इस पर राज्य सरकारों द्वारा प्रबंधित होता है। राज्य सरकारें इस पर अपना कानून बनाती हैं, खास करके अंतर्देशीय मत्स्यन, जो कि देश के अंदर नदियों में, तालाबों में और भी झीलों में जो मत्स्यन होता है, वहाँ पर राज्य की पूर्ण प्रबंधन होता है। और इसमें केंद्र शासित प्रदेश, केंद्र और राज्य एक साझा जिम्मेदारी निभाते हैं, जो कि समुद्रीय मत्स्यन की बात अगर करते हैं तो उसमें समुद्र में केंद्र शासित प्रदेश, राज्य और केंद्र स्वयं एक साझा जिम्मेदारी निभाते हैं। भारत में मत्स्य सब्सिडी, अगर हम टॉपिक जो है वो मत्स्य सब्सिडी पर है, तो क्या भारत भी मत्स्य सब्सिडी की स्थिति के बारे में हम देख सकते हैं। जैसे भारत के 90 लाख मछुआरे हैं भारत में लगभग, तो बल्कि और ही हैं। तो 90 लाख मछुआरे वो हैं जो आजीविका के लिए केवल मत्स्यन पर निर्भर हैं, तो उनके लिए भी सब्सिडी काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाती है। भारत के प्रति मछुआरा परिवार को वार्षिक रूप से $15 की, केवल $15 की, केवल कहने का मतलब $15 भारत में काफ़ी ज़्यादा है, $1 80 है, तो $15 की सब्सिडी दी जाती है। देश में मत्स्य क्षेत्र को विकसित करने के लिए कई योजनाएं हैं, जैसे नीली क्रांति योजना, मत्स्यिकी, जल कृषि अवसंरचना विकास निधि जैसे FIDF, और प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना, किसान क्रेडिट कार्ड आदि नीतियां लागू की गई हैं। मत्स्य सब्सिडी समझौते पर भारत का पक्ष क्या है। ये जो समझौता आया है उसमें भारत भी अपना पक्ष रखा है। भारत का पक्ष क्या होगा। WTO के ऐसे सदस्य, भारत का कहना है कि जो WTO के जो सदस्य हैं, और ख़ास करके वह सदस्य जो विकसित देश हैं, वह अतीत में तो अपने मत्स्यन को प्रमोट करने के लिए बहुत ज़्यादा सब्सिडी दे करके प्रमोट कर चुके हैं, जबकि विकासशील देश या अल्प विकसित देश अभी तक उस स्थिति पर नहीं पहुंच पाए हैं। तो ऐसे में यह प्रतिबंध जो है, अगर विकासशील देश मान लेंगे तो उनका मत्स्यन या फिर मत्स्यन क्षेत्र प्रभावित होगा। तो ऐसे में भारत का पक्ष ये है कि कम से कम 25 वर्षों की एक अवधि दी जानी चाहिए, जो कि एक संक्रमण अवधि हो, जिसमें जैसे जैसे देश मजबूत होते जाएं वैसे वैसे उन प्रतिबंधों को अपने ऊपर लगाते जाएं या फिर इन शर्तों को मानते जाएं। तो भारत का पक्ष ये है। अगर हम बात करें कि मत्स्य सब्सिडी पर जो नया समझौता हुआ है उसके क्या लाभ हैं, तो लाभ कई हैं, जैसे अवैध, अप्रतिबंधित और अनियमित मत्स्यन पर नियंत्रण किया जा सकता है। अवैध मत्स्यन भी होता है, ऐसी जगह पर भी मत्स्यन होता है जहाँ पर प्रतिबंधित क्षेत्र हैं, अनियमितता बहुत अधिक है, इससे दोहन होता है मत्स्यन का, तो समुद्र के पर्यावरण पर और भी सारी चीज़ों पर बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है, नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। अतिदोहित मत्स्य भंडारों की सुरक्षा, वही बातें जो ऊपर कही हैं उसी का एक्सप्लेनेशन के रूप में ये है कि ऐसे स्थानों को सुरक्षित रखा जाना चाहिए। अगला क्या है लाभ, अविनियमित खुले समुद्रों की सुरक्षा, जहां प्रबंधन के उपाय मौजूद नहीं है कम से कम वहां की सुरक्षा होनी चाहिए। विकास सब्सिडी पर कोई रोक नहीं, विकास सब्सिडी करिए। WTO के जो सदस्य हैं उन्होंने भी कहा है कि विकास सब्सिडी करिए, लेकिन जो अनियमित चीज़ें हैं, इलीगल चीज़ें हैं, उनको प्रतिबंधित कीजिए। ये सारी चीज़ें कही गई हैं। सब्सिडी देने पर प्रतिबंध उन्होंने सीधा मना नहीं किया है। और भी क्या चीज़ें हैं, जैसे अत्यधिक दोहित मत्स्य भंडारण की पुनर्बहाली के लिए सब्सिडी, तो जो भंडारण में बहुत ज़्यादा दोहन हो चुका है उनकी पुनर्बहाली कैसे की जाए, वहाँ पर मत्स्य को एक सुरक्षा कैसे दी जाए, उसके लिए आप सब्सिडी रखिए। उससे क्या होगा, समुद्र का पर्यावरण, समुद्र का क्षेत्र और भी चीज़ें जो है वो संतुलन में आ जाएंगी। ये सब करने से हम सतत विकास लक्ष्य जो आपका है 14.6 को प्राप्त करने में सहायक हो सकता है।
जो कि मत्स्य से संबंधित है। सतत विकास लक्ष्य की बात करें तो मत्स्य भंडारण में हमारे सुविधा मिलेगी। हम बात करें कि मत्स्य क्षेत्र का महत्व क्या है। मत्स्य क्षेत्र का महत्व कई दृष्टिकोण से है। पहला, खाद्य सुरक्षा के दृष्टिकोण से, अर्थव्यवस्था के दृष्टिकोण से, पर्यावरण के दृष्टिकोण से, सामाजिक महत्व के दृष्टिकोण से और मानव स्वास्थ्य के और कल्याण के दृष्टिकोण से भी कई महत्व सामने आते हैं। जैसे अगर हम बात करें खाद्य सुरक्षा के दृष्टिकोण से, तो बहुत से ग्रामीण क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ पर पोषण की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है और मत्स्य से हमें अच्छा खासा पोषण मिलता है। तो ऐसे में हमें एक पोषण संसाधन प्रदान मिल हो जाता है। दूसरा, अंतर्देशीय मत्स्य का लगभग 90% से अधिक मानव उपयोग में इस्तेमाल किया जाता है। ये एक बड़ा डाटा है, क्योंकि भारत में अभी भी भूखमरी जैसी समस्याएं बहुत अधिक हैं। ऐसे में मछली का या फिर मत्स्य का लगभग 90%, कम से कम अंतर्देशीय मत्स्य का 90% मानव उपयोग के लिए इस्तेमाल होना एक प्रकार से उनके पोषण को बढ़ावा देने का भी एक महत्वपूर्ण बिंदु है। अर्थव्यवस्था की दृष्टि से लाखों लोगों की आजीविका इसी से चलती है। मनोरंजन भी होता है। मनोरंजन में खासकर पर्यटक लोग आते हैं और मछली पकड़ने का वो जो भी है उससे देश की अर्थव्यवस्था को लाभ होता है। पर्यावरण की दृष्टि से अगर हम बात करें तो अंतर्देशीय मछलियां जो हैं वो पारिस्थितिकी तंत्र की कार्यप्रणाली और परिवर्तन के संकेतक के रूप में कार्य करती हैं। तो पर्यावरण भी एक प्रकार से जलीय पर्यावरण जो है वो मछलियों से सीधा संबंधित है। सामाजिक महत्व की बात करें तो सामाजिक सुरक्षा जाल के रूप में काम करता है, एक प्रकार से सिक्योरिटी के रूप में काम करता है, जो शारीरिक, मनोवैज्ञानिक और भी तरीकों से आश्रितों को देखरेख के लिए, उन्हें सशक्त बनाने के लिए एक प्रकार से अवसर प्रदान करता है। मत्स्य से जुड़ने से उनको एक लाभ जैसा होता है। मानव स्वास्थ्य और कल्याण की अगर हम बात करें तो कई ऐसे चीज़ें हैं, जैसे कई ऐसे रोग हैं जिसको नियंत्रण के लिए मत्स्य की आवश्यकता होती है या मछलियों के कुछ इम्पॉर्टेंट तत्वों की आवश्यकता होती है। उदाहरण के लिए लार्वा खाने वाली मछली का उपयोग जो है रोगवाहक मच्छरों को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है। तो जैसे मलेरिया और भी डेंगू जैसे कई जो मच्छरों से होने वाले रोग हैं, उनको उनके उपाय के लिए, उनकी दवा के रूप में इस्तेमाल करने के लिए ऐसी मछलियों का उपयोग किया जाता है, जो मानव स्वास्थ्य और कल्याण के लिए भी काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होती हैं। थोड़ा सा बात करेंगे विश्व व्यापार संगठन की, जो कि रिपोर्ट या फिर कहें कि जिसकी जिम्मेदारी में हो रहा है वो डब्ल्यूटीओ ही है। तो डब्ल्यूटीओ की बात करें तो यह एकमात्र जो है वो वैश्विक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जो लगभग विश्व का 98% व्यापार कवर करता है। भारत भी सदस्य है उसका, और प्रत्येक 2 वर्ष में एक इसकी मंत्री स्तरीय सम्मेलन होता है। मुख्यालय की अगर बात करें तो जिनेवा में है, जो कि स्विट्जरलैंड में ही है। जनरल काउंसिल जो वहाँ की है डब्ल्यूटीओ की, वो डेली की जो उसके निर्णय लेने वाले निकाय हैं उसके रूप में कार्य करती है। अब हम बात करें इस टॉपिक के निष्कर्ष की, तो निष्कर्ष में कई ऐसे विकासशील देश हैं जिनको दीर्घकालिक या फिर संधारणीय विकास की आवश्यकता है। तो कम से कम उनको ऐसे 25 साल, कम से कम संक्रमण के साल की अवधि जाहिर करना चाहिए या फिर मांगना चाहिए या फिर देना भी चाहिए, ताकि जैसे जैसे वो मत्स्य के क्षेत्र में अपने आप को मजबूत कर सकें, इन प्रतिबंधों को अपने ऊपर वो लागू कर सकें। और भी इससे क्या होगा कि जो राष्ट्र समुद्र के किनारे हैं उनको तो लाभ होगा ही, जो राष्ट्र समुद्र से दूर हैं उनको भी लाभ होगा। तो एक प्रकार से सामाजिक आर्थिक सुरक्षा जो है वो सभी को मिलेगी। अगला जो टॉपिक है भारत में असमानता, इनइक्वालिटी इन इंडिया। क्या हुआ कि ऑक्सफैम इंडिया ने सर्वाइवल ऑफ द रिचेस्ट द इंडिया स्टोरी नाम से एक रिपोर्ट जारी की। इस रिपोर्ट में भारत न केवल दुनिया की
सबसे तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्थाओं में से एक है, बल्कि सर्वाधिक असमानता वाले देशों में भी एक है। तो असमानताएं बहुत ज़्यादा हैं। इस रिपोर्ट के कुछ निष्कर्ष हैं जो सामने आए हैं, जैसे मुद्रास्फीति और असमानता। मुद्रास्फीति जैसे जैसे बढ़ेगी, वैसे वैसे असमानताएं भी बढ़ रही हैं। इस रिपोर्ट के अनुसार उदाहरण के तौर पर खाद्य मुद्रास्फीति में यदि 1% की बढ़ोतरी होती है तो अल्प पोषण में 0.5% की वृद्धि होती है। शिशु और बाल मृत्यु दर में 0.3% की वृद्धि होती है। धन संबंधी असमानता की बात करें तो भारत में सबसे धनी 1% लोगों के पास देश की कुल संपत्ति का 40% से अधिक हिस्सा है। इसके विपरीत देश की आधी आबादी के पास केवल 3% संपत्ति है। लैंगिक असमानता की बात करें तो वेतन पाने वाले रोजगार में 60% पुरुष की तुलना में केवल 19% महिलाएं हैं जो नियमित वेतन पा रही हैं, जो कि बहुत कम है। अन्य निष्कर्ष की अगर हम बात करें तो जैसे जीएसटी, ईंधन पर जो टैक्स लगते हैं या फिर अप्रत्यक्ष कर लगते हैं, उन पे जो है वो असमानता और बढ़ रही है उनकी वजह से, क्योंकि अप्रत्यक्ष कर जो होते हैं वो लगभग सब पे लग जाते हैं। तो हाशिए पर जो लोग हैं उन पे भी ये बोझ ज़्यादा लग रहा है, सर्वाधिक बोझ उन पे ही आ रहा है। तो इस रिपोर्ट का मुख्य निष्कर्ष ये है। हालांकि इस रिपोर्ट के बाद जो है ऑक्सफैम में कुछ सिफारिशें भी की हैं कि क्या किया जाए। अगर हम बात करें तो उन्होंने 4-5 पॉइंट बताया, जैसे सबसे अमीर 1% जो लोग हैं उनकी संपत्ति पर कर ज़्यादा लगाइए। दूसरा, गरीबों और वंचितों पर कर का बोझ कम करना चाहिए। तीसरा, स्वास्थ्य और शिक्षा जैसी लोक सेवाओं तक पहुंच में सुधार करना चाहिए। श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा जाल और सौदेबाजी की शक्ति को मजबूत करना चाहिए। तो ये सारी सिफारिशें जो है वो ऑक्सफैम ने अपनी रिपोर्ट में भी दिया है। अब हम बात करेंगे असमानता के बारे में। असमानता है क्या? मेंस इंटरव्यू और प्रीलिम्स के लिए भी, खासकर मेंस के लिए ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, क्योंकि ये लगातार इस तरह का टॉपिक आपको मिलता रहेगा कि असमानता क्या है, परिभाषित कीजिए। तो आपको ऐसा लिखना चाहिए कि संयुक्त राष्ट्र के अनुसार असमानता का अर्थ है समान न होने की स्थिति, जैसे दर्जे, अधिकारों और अवसरों में समानता का न होना असमानता कहलाता है। तो एक सिंपल सी परिभाषा अगर आपको क्लियर है संयुक्त राष्ट्र के अनुसार या किसी दूसरे संस्था के अनुसार, तो ऐसे करके आप आंसर में इस परिभाषा को लिख सकते हैं। अब बात आती है विकास का सिद्धांत। विकास का सिद्धांत जो कि जीवन स्तर में असमानता से संबंधित रहता है। जीवन स्तर की असमानता की अगर हम बात करें तो कुछ निश्चित चीज़ें हैं, जैसे आय या फिर संपत्ति, शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण। ये सारी चीज़ों में असमानताएं जो होती हैं वो एक विकास का क्रम की असमानताएं हैं, जो कि आमतौर पर कुछ लोगों ने इसे 2 दृष्टिकोणों में बांट दिया है। पहला, अवसर की असमानता। अवसर की असमानता जैसे कि शिक्षा का अवसर ना मिलना, रोजगार का अवसर ना मिलना, ये असमान पहुंच है। दूसरा है परिणामों की असमानता, जिसमें क्या है, मानव के कई भौतिक आयाम जैसे आय का स्तर क्या होगा, शैक्षिक प्राप्ति, स्वास्थ्य की स्थिति कैसी होगी, इन सारी चीज़ों में असमानताएं जो कि हैं। तो इन्हें 2 दृष्टिकोणों में बांटा गया है। अब हम बात करें कि आय की असमानता। आय की असमानता को कैसे मापा जाता है या किस तरीके से इसको देखा जाता है, तो उसका मापने के लिए गिनी गुणांक का प्रयोग किया जाता है। 2 चीज़ें हैं, लॉरेंज वक्र, गिनी गुणांक। लॉरेंज वक्र जो है वो समाज के अलग अलग समूहों में आय और अवसरों की असमानता को प्रदर्शित करता है। ध्यान रखना है, समाज के अलग अलग समूहों में आय और अवसरों की असमानता को प्रदर्शित करना है, जबकि गिनी गुणांक के माध्यम से आय की असमानता के स्तर को मापा जाता है। गिनी गुणांक असमानता का एक मापक है।
इसमें रेटिंग होती है 0 रेटिंग और 1 रेटिंग, कभी कभी 1 को 100 भी बोल देते हैं। तो 0 रेटिंग जब होगी, जब 0 की रेटिंग आ जाएगी, इसका मतलब ये है कि पूर्ण समानता की स्थिति है, पूर्ण समानता की स्थिति है। और जब भी ये रेटिंग 0 से बढ़ते बढ़ते 1 की तरफ बढ़ेगी, यानी कि वहाँ पर अगर 1 हो गई तो पूर्ण असमानता हो गई, अगर 1 हो गई तो पूर्ण असमानता हो गई। तो ये सारी चीज़ें मापने की चीज़ें हैं कि कैसे असमानता को मापा जाएगा। अगला है आर्थिक असमानता की निरंतरता का प्रभाव। जब भी आर्थिक असमानता होगी और उसकी लगातार कंटिन्यूटी मेंटेन रहेगी तो उसका प्रभाव क्या पड़ेगा? प्रभाव पड़ेगा ये, सामाजिक ध्रुवीकरण में वृद्धि होगी। सामाजिक ध्रुवीकरण का मतलब असमानता जो है वो गरीबी उन्मूलन की प्रक्रिया को बाधित करती है। और असमानता ही है जो भारतीय समाज में धर्म, क्षेत्र, जेंडर, जाति के आधार को बांटने में और मजबूती प्रदान करती है। भारत चूंकि इन सारे आधारों पर पहले से ही बटा हुआ है, तो इस खाई को और ज़्यादा बड़ा कर देती है या फिर गहरा कर देती है। सामाजिक न्याय में बाधा, ये भी एक प्रभाव है। सामाजिक न्याय में जैसे गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य, शिक्षा, ये सारी चीज़ों की कमी, कम से कम कमज़ोर वर्गों तक ये चीज़ें नहीं पहुंच पाती हैं, तो सामाजिक न्याय नहीं हो पाता है। जोखिम, नीतिगत जोखिम होते हैं। बाजार जो है वो संरक्षणवादी है, उदारीकरण की ओर हम बढ़ रहे हैं, तो ऐसी में असमानता का होना लाजमी है। आर्थिक जोखिम, आर्थिक असमानताओं की अगर हम बात करें तो कमज़ोर वर्गों तक ये जो ट्रिकल डाउन थ्योरी होती है, जिसमें हम कहें कि ये असमान लोगों तक या निचले तबके के लोगों तक अवसर पहुंच ही नहीं पाता है और वो लगातार गरीबी का सामना करते हैं। इतना ही नहीं, पर्यावरणीय जोखिम भी होता है। जैसे असमानता और अन्यायपूर्ण विकास जब भी होगा, तब भी आर्द्र भूमियों को नुकसान होगा, नदी का नुकसान होगा और वो सारी चीज़ें प्रदूषण का कारण बनेंगी। राजनीतिक जोखिम, आर्थिक रूप से कमज़ोर जो लोग हैं उनको वो एक टूल्स की तरह इस्तेमाल करते हैं, खासकर वोट बैंक के लिए, तो वो असमानताएं लगातार बनती जाती हैं। आर्थिक असमानताओं को दूर करने में आने वाली कुछ चुनौतियां हैं। क्या चुनौतियां हैं? पहला, हमारे यहाँ ऐतिहासिक असमानता है। ऐतिहासिक असमानता सांस्कृतिक रूप से, आर्थिक रूप से, धार्मिक रूप से, सारी प्रकार से हमारे यहाँ की ऐतिहासिक असमानताएं हैं। दूसरा, मौद्रिक संसाधन संबंधी बाधाएं। मौद्रिक संसाधन मतलब कई ऐसे व्यवस्था है या फिर जो लोग खास करके एक उच्च पदों पर हैं, वो काला धन की उपस्थिति, कर की चोरी, और भी जो लोग हैं जो वो अलग अलग प्रकार से ठगी जैसी चीज़ों पे हमेशा उतारू रहते हैं। मानव पूंजी की संबंधी बाधाएं। मानव पूंजी की बाधाएं क्या हैं? कम आय है, कम उत्पादकता है। जब सब कम उत्पादकता है तो कम कर भी देने की प्रयास करते हैं, और कम कर, कम मानव पूंजी, तो ये जो 4-5 चीज़ें हैं ये एक चक्र बना देती हैं कि हर चीज़ें जो है वो कम कम होती जाती है। जलवायु परिवर्तन के कारण असमानता में भी वृद्धि हो रही है। जलवायु परिवर्तन के लिए भी कई चीज़ें हैं, स्वास्थ्य संबंधी समस्या है, और भी कई कारण है। प्राकृतिक आपदा हो गया, पर्यावरण के कारण उत्पन्न स्वास्थ्य संबंधी समस्या, तो ये सारी चीज़ें भी एक प्रकार की चुनौती बना हुआ है। अनियोजित शहर, ग्रामीण क्षेत्र की तुलना में शहरों में आय असमानता अधिक है। उसका कारण मलिन बस्ती का विभाजन, शहरी विभाजन, वो ठीक से नहीं किया गया है। आर्थिक असमानता को कम करने के लिए कुछ उपाय किए गए हैं। जैसे सरकार ने उपाय किया है, जैसे रोजगार संबंधी उपाय। रोजगार में क्या किया है? मनरेगा, स्वयं सहायता समूह, स्किल इंडिया, ये और सारी चीज़ें हैं रोजगार के लिए। कराधान में सुधार किया है, सब्सिडी में बढ़ोतरी की है, वित्तीय समावेशन के लिए एमएसएमई जैसे प्रोजेक्ट को चलाया गया है। आयुष्मान भारत मिशन, जन धन योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, सामाजिक सुरक्षा के लिए और भी कई सारी स्कीमें चलाई गई हैं। आगे की राह के लिए क्या बातें हो सकती हैं? जैसे सार्वभौमिक बुनियादी आय एक होनी चाहिए, सबकी आय होनी चाहिए, कम से कम एक न्यूनतम आय होनी ही चाहिए। दूसरा, शहरी रोजगार गारंटी योजना। शहरों में भी
एक मनरेगा जैसी योजना को शुरू करना चाहिए जो कि कम से कम काम की गारंटी दे। दूसरा, शिक्षा तक समान पहुंच होनी चाहिए। शिक्षा के लिए बजटीय आवंटन जीडीपी में लगभग 6% तक किया जाना चाहिए। अभी फ़िलहाल शायद 2 से 3% के बीच में ही है, तो उसको बढ़ाना चाहिए, लगभग 6% तक कर देना चाहिए। और अधिक जिससे क्या होगा कि अधिक से अधिक नौकरियों का सृजन होगा, लोग गरीबी रेखा से ऊपर आने लगेंगे। सब्सिडी को विवेकपूर्ण बनाना चाहिए। सब्सिडी जो भी है उसको एक कुशल रूप से प्रयोग करना चाहिए। खास करके डीबीटी, प्रत्यक्ष लाभ अंतरण, इन सारी चीज़ों को बेहतर तरीके से इस्तेमाल करना चाहिए। उद्यमिता को बढ़ावा देना चाहिए और उद्यमिता में केवल पुरुष उद्यमिता को नहीं बल्कि महिलाओं की भी भागीदारी को भी वृद्धि मिलना चाहिए। पूर्वाग्रह और भेदभाव का मुकाबला, वंचित समूहों की भागीदारी और कई चीज़ें हैं। समष्टि आर्थिक नीति का परिवेश, असमानता को कम करने के लिए ये सारी चीज़ें, राजकोषीय और मौद्रिक नीतियाँ जो बनाई जाती हैं उनको समानता की दृष्टि से प्रोत्साहन मिलना चाहिए। अगला जो टॉपिक है आपका वो है डिजिटल भुगतान को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए योजना। क्या है ये डिजिटल भुगतान? भारत जो है वो डिजिटल इंडिया की ओर बढ़ रहा है, तो मंत्रिमंडल ने वित्तीय वर्ष 2022-23 में एक प्रोत्साहन योजना को मंजूरी दी है, जिसका उद्देश्य ये है कि डेबिट कार्ड, रुपे डेबिट कार्ड और कम मूल्य वाले भीम यूपीआई लेन देन संबंधित जो चीज़ें हैं, जो व्यक्ति से व्यापारी तक को बढ़ावा देना है, तो ये सारी चीज़ें हैं जो इसके माध्यम से, इस योजना के माध्यम से एक प्रकार से बढ़ावा देने की बात की जाएगी। बात करें यूपीआई की, तो थोड़ा सा देखते हैं यूपीआई क्या है। रियल टाइम भुगतान प्रणाली है, 2016 में शुरू किया गया था। किसने शुरू किया था? तो भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम एनपीसीआई ने शुरू किया था। विशेषता क्या है? 24 घंटे 7 दिन चलती है, 365 दिन मोबाइल डिवाइस में चलती है। काम क्या करती है? धन का तत्काल हस्तांतरण करती है और अलग अलग बैंक खातों तक पहुंच के लिए सिंगल मोबाइल एप्लीकेशन का काम करती है। सिंगल क्लिक टू फैक्टर ऑथराइजेशन या फिर ऑथेंटिकेशन, ये सारी चीज़ें जो है वो काफ़ी आसान आप करते होंगे भीम यूपीआई। योजना के कुछ बिंदु की बात करें, जो योजना चलाई गई है, तो पहली बात तो चलाई किसके द्वारा गई है? इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय। कितना व्यय किया गया है? वित्तीय व्यय लगभग 2600 करोड़ रुपए है। बैंकों को वित्तीय प्रोत्साहन प्रदान किया जाएगा इसमें। इसका लक्ष्य क्या है? रुपे डेबिट कार्ड एवं कम मूल्य वाले भीम यूपीआई जो भी है, व्यक्ति से व्यापारी का लेन देन जो भी होता है उसमें उसका उपयोग करके पॉइंट ऑफ सेल और ई कॉमर्स संबंधी लेन देन को बढ़ावा दिया जाएगा। यह योजना यूपीआई लाइट, यूपीआई 123 पीए को किफ़ायती और डिजिटल भुगतान समाधान के रूप में बढ़ावा देगी। अब यूपीआई लाइट, यूपीआई 123 पीए, ये सारी चीज़ें क्या हैं आगे इसमें स्पष्ट की गई हैं। बात करें थोड़ा सा भीम की, भारत इंटरफेस फॉर मनी। यह बैंक से बैंक भुगतान के लिए एक एप्लीकेशन है। यह वर्चुअल पेमेंट एड्रेस यूपीआई आईडी के जरिए धन भेजने और प्राप्त करने का काम करता है या काम आता है। तो जैसा कि आप भीम भी चलाते होंगे। अब हम बात करेंगे यूपीआई लाइट की। कुछ शब्दावलियाँ दी गई हैं, पहले उसको देख लेते हैं, चूँकि यूपीआई लाइट पहले आ चुका है। यूपीआई लाइट भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम एनपीसीआई की एक नई यूपीआई सेवा है। तो नई की क्यों जरूरत पड़ी? यह वॉलेट में जमा किए गए धन के माध्यम से रियल टाइम में कम पैसे के तीव्र भुगतान की सुविधा प्रदान करती है। ठीक है, इसके लिए इंटरनेट कनेक्शन की आवश्यकता नहीं होती है। सबसे महत्वपूर्ण बात, ऐसे कई लोग हैं जिनके पास इंटरनेट कनेक्शन हर समय पर्याप्त उपलब्ध नहीं होता है, वो यूपीआई लाइट का उपयोग कर सकते हैं। यूपीआई लाइट के तहत लेन देन की ऊपरी सीमा 200 रुपये है और किसी भी समय यूपीआई लाइट बैलेंस की कुल सीमा 2000 रुपये है।
तो ठीक है, जो जिसको सूक्ष्म भुगतान करना है या कम भुगतान करना है उनके लिए यूपीआई लाइट है। ठीक है, अगली जो शब्दावली है वो यूपीआई 123 पे। यह फीचर यह फीचर फ़ोन उपयोगकर्ताओं के लिए है। फीचर फ़ोन उपयोगकर्ता जो जिनका मोबाइल उतना अच्छा नहीं है, तो उनके लिए क्या है, एक त्वरित भुगतान प्रणाली है। इंटरनेट के बिना इसमें काम होगा। यूपीआई के भुगतान सेवा का उपयोग करेंगे। यूपीआई 123 पे पर प्रति लेन-देन की सीमा 5,000 रुपया है। ठीक है? यूपीआई 123 पे पर एक से अधिक बैंक खाते को लिंक नहीं किया जा सकता। चूँकि उतनी सुविधा नहीं है, तो इसलिए एक नंबर को, एक मोबाइल को एक ही सिम से उसमें लिंक किया जाएगा, एक ही खाते से लिंक किया जाएगा। अगर हम बात करें डिजिटल भुगतान का महत्व क्या है, तो आज के समय में डिजिटल भुगतान का बहुत ज़्यादा महत्व है। लेकिन जब ये चीज़ें लिखने के लिए आती हैं, तब आपको बहुत सावधानी से चीज़ें लिखना पड़ता है। जैसे उन्नत वित्तीय समावेशन। वित्तीय समावेशन के लिए क्या है, हम भुगतान कहीं भी कर सकें। कहीं भी मतलब कहीं भी कर सकें, कहीं भी खातों तक पहुँच प्रदान कर सकें, कहीं भी अपने भुगतान को आसानी से हम कर सकें। तो जब तक उन्नत वित्तीय समावेशन नहीं होगा, तब तक हम ऐसी चीज़ें नहीं कर पाएँगे। सरकारी प्रणाली की पारदर्शिता में वृद्धि होनी चाहिए। जो पैसे नकद भुगतान के द्वारा होते हैं, उसमें लीकेज की समस्या बहुत ज़्यादा होती है। उदाहरण के लिए पैसा जो है वो सही तरीके से इस्तेमाल नहीं किया जाता, पारदर्शिता की कमी होती है। तो ऐसे में डिजिटल भुगतान के माध्यम से हम पारदर्शिता को बढ़ा सकते हैं। अगला जो महत्व है वो त्वरित और सुविधाजनक भुगतान। आपको जब भी भुगतान करना होगा, हर बार अगर आपको नकद भुगतान करना है तो आपको बैंक बार-बार जाना पड़ेगा। ऐसे में आप भीम, यूपीआई, आईएमपीएस के ज़रिए तुरंत भुगतान कर सकते हैं और सुरक्षात्मक और सुविधाजनक तरीके से कर सकते हैं। तो वही चीज़ अगला महत्व है, सुरक्षित है और संरक्षित है। क्यों? क्योंकि कई प्रमाणीकरण इस पे लागू होते हैं, कई स्तर हैं, तो यह पूर्णतः सुरक्षित है। अगला जो महत्व है वो है बेहतर क्रेडिट पहुंच। बेहतर क्रेडिट पहुंच का मतलब ऐसे कई उपयोगकर्ताओं के लिए, जैसे जो फुटप्रिंट स्थापित करते हैं, जो बैंकिंग सेवाओं तक पहुंच बढ़ाना चाहते हैं, तो उनके तक बेहतर क्रेडिट पहुंच जो है वो काफ़ी महत्वपूर्ण साबित हो जाती है। हालांकि इसके साथ साथ डिजिटल भुगतान की कुछ चुनौतियां भी हैं, जैसे नकदी पर निर्भर अर्थव्यवस्था। कम से कम भारत में तो अभी भी नकदी अर्थव्यवस्था पर बहुत ज़्यादा विश्वास है। बहुत कम ही लोग हैं जो ऑनलाइन पेमेंट करते हैं या फिर इन ऐप्स के माध्यम से पेमेंट करते हैं। और भी चुनौतियाँ सामने आती हैं, बैंकों और कार्डों तक सीमित सीमित पहुँच। बैंक और कार्डों तक सीमित पहुँच होने का एक कारण और भी है कि वे लोग डरते हैं। किससे? मोबाइल से, मोबाइल धोखाधड़ी से, साइबर क्राइम से, या फिर अपने पैसे गंवाने से, या फिर चोरी हो जाने से। ऐसे में यूपीआई, मोबाइल बैंकिंग आदि को अपनाने की संबंधित जानकारी का अभाव उनके पास होता है। तो वो इन कार्डों से, बैंकों से या फिर इन डिजिटल भुगतानों से दूर भागते हैं। केवल अब तक 27% लोग ही भारत में ऐसे हैं जो वित्तीय रूप से साक्षर हैं। तो डिजिटल साक्षरता का भी काफ़ी अभाव है। साइबर धोखाधड़ी, निजता संबंधी जोखिम, ये सारी चीज़ें उनसे वो प्रभावित होते हैं। अगर एक भी घटना होती है तो उसका प्रभाव जो है वो बहुत दूर तक पड़ता है। लागत और कनेक्टिविटी भी काफ़ी हालांकि निःशुल्क है, कई प्लेटफॉर्म हैं जो निःशुल्क हैं, तो ऐसे में उसकी भी एक चुनौती बनी ही रहती है। थोड़ा सा एक शब्दावली इसमें दिया है, एनपीसीआई, भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम क्या है? तो भारत में जितने भी सभी खुदरा भुगतान और निपटान प्रणाली के लिए एक अम्ब्रेला संगठन है। यानी कि कोई भी खुदरा भुगतान प्रणाली का कोई भी संस्था बनेगी, इसके अंडर में बनेगी। ये एक अम्ब्रेला संगठन है, ठीक है? और यह भारतीय रिजर्व बैंक और भारतीय बैंक संघ की एक पहल है, जो कि 2007 में भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम 2007 के अंतर्गत ये बनाया गया था।
कंपनी अधिनियम 2013 में धारा 8 के तहत ये नॉट फॉर प्रॉफिट, ध्यान में देने वाली बात है कि प्रॉफिट के लिए नहीं, नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी है ये। तो एक प्रकार से काफ़ी महत्वपूर्ण चीज़ है NPCI। अब बात करते हैं भारत में डिजिटल पेमेंट की वर्तमान स्थिति क्या है। डिजिटल पेमेंट की वर्तमान स्थिति क्या है? तो वर्तमान स्थिति में 4-5 टाइप्स है। पहला, घातांकीय वृद्धि, चलन में नकदी, UPI का प्रभुत्व, नकदी पर निर्भरता अभी भी बहुत अधिक है। पहला, घातांकीय वृद्धि की अगर हम बात करें तो मार्च 2022 के महीने में कुल डिजिटल भुगतान की मात्रा में वो लगभग 215% की वृद्धि होती है, जो कि ये वृद्धि पिछले की तुलना में लगभग 10% की वृद्धि दर्ज की जाती है, तो जो कि काफ़ी ठीक ठाक वृद्धि है। चलन में नकदी का मतलब अभी भी लगभग GDP के बात करें तो 2021 में GDP के प्रतिशत के रूप में चलन में नकदी जो है वो 14% थी। वर्तमान में यूपीआई का प्रभुत्व क्या है, वही बताया मैंने कि 27% लोग यूज करते हैं। वर्तमान में भारत में होने वाले सभी लेन देन, जितने भी लेन देन हैं, लेन देन का 40% से अधिक UPI के माध्यम से होता है। तो ठीक है, 50% से कम है अभी, मतलब आधा भी नहीं है। नकदी पर निर्भरता अभी भी बहुत कम है। नकदी पर निर्भरता अभी भी बहुत कम नहीं, सॉरी, अधिक है। लगभग 70% लोग जो हैं या उपभोक्ता हैं वो नकद लेने और देने में विश्वास रखते हैं, क्योंकि उनको नोट पसंद है। भारत में कुल डिजिटल ट्रांजैक्शन कितना होता है, कुछ ग्राफ दिया है, आप उसको देख सकते हैं। जैसे 2019 में 2,953 मिलियन हुआ था, और अगर हम बात करें कि कितने पैसे का लेन देन हुआ था, तो वो लगभग 4,572। ऐसे 2021-22 में जो कि बढ़ करके 8,840 हो गया है, और मात्रा है लगभग 3,021। तो लगातार वृद्धि ही हुई है, कमी नहीं हुई है। धीरे धीरे और भी वृद्धि होगी कुल डिजिटल ट्रांजैक्शन में। अब हम बात करेंगे डिजिटल भुगतान प्रणाली में सुधार के लिए कुछ सुझाव हैं। सुझाव क्या हैं? सुझाव बहुत हैं। पहला, डिजिटल कनेक्टिविटी को बढ़ावा देना चाहिए। साइबर सुरक्षा को मजबूत करना चाहिए। जागरूक बनाना चाहिए, जिससे मन में लोगों को विश्वास हो सके कि मतलब एक भरोसेमंद है। और भी कई चीज़ें हैं। डिजिटल साक्षरता, डिजिटल भुगतान अभियान जैसी कई पहल जो हैं उसको भी शामिल किया जाना चाहिए। अगर हम बात करें कि डिजिटल भुगतान के विस्तार के लिए नंदन नीलकणी समिति की सिफारिश, तो उन्होंने भी कुछ सिफारिशें दी थी। पहली सिफारिश क्या थी उनकी? पॉइंट ऑफ सेल उपकरणों से आयात शुल्क हटाना और तत्काल भुगतान सेवा पर GST को खत्म करना चाहिए। तो तत्काल भुगतान में GST भी लगता है, तो उसको कम करोगे तो आपका भुगतान बढ़ेगा, तत्काल भुगतान भी बढ़ेगा। सरकारी विभागों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि सभी भुगतान डिजिटल तरीके से किए जाएं। विशेष रूप से स्थानीय भाषा में समर्पित शिकायत निवारण तंत्र होना चाहिए। कोई भी अगर समस्या होती है तो कम से कम उसकी भाषा में एक शिकायत निवारण तंत्र होना जरूरी है। वित्तीय संस्थानों का विश्लेषण करके और कमियों की पहचान करने के लिए राज्य स्तर पर एक डिजिटल भुगतान उप समिति का गठन किया जाना चाहिए। तो कुछ सिफारिशें नंदन नीलकणी समिति ने दी थी, जो कि अगर लागू किया जाए तो डिजिटल भुगतान को बढ़ावा दिया जा सकता है। उदाहरण के लिए निष्कर्ष के रूप में हमारा जो भविष्य है वो डिजिटल भुगतान की उम्मीदों से भरा हुआ है, और हमें आशा है कि धीरे धीरे ये जो परसेंटेज है भुगतान का वो बढ़ता ही जाएगा। अगला टॉपिक है आपका राज्य वित्त। RBI ने 2022-23 के बजट के अध्ययन के शीर्षक के रूप में एक रिपोर्ट जारी की है, जिसकी थीम है भारत में पूंजी निर्माण, राज्यों की भूमिका।
तो भारत के पूंजी निर्माण में राज्यों की क्या भूमिका है, इसको ध्यान में रखते हुए ये एक रिपोर्ट है। तो भारत में राज्य वित्त, भारत का संविधान जो है वो शासन के लिए संघीय आधार प्रदान करता है। जैसा कि आप जानते हैं, 7वीं अनुसूची केंद्र और राज्यों के बीच वित्तीय संसाधनों तथा कार्यों को आवंटित करती है। दूसरी चीज, भारत का संविधान अंतर सरकारी हस्तांतरण के लिए राजकोषीय संस्थानों और तंत्र का भी प्रावधान करता है, जिसमें उद्देश्य क्या होता कि सरकारों के विभिन्न स्तरों पर ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज राजकोषीय असंतुलन को दूर करना है। तो ये सारी चीज़ें हैं कि राज्य का वित्त कैसे काम कर रहा है, उसकी रिपोर्ट है। पूंजी पूंजी की कमी, नवोदित निजी क्षेत्रक और कार्यान्वयन क्षमताओं में अंतराल के कारण राजकोषीय, खासकर राज्यों का राजकोषीय जो दृष्टिकोण है वो काफ़ी कमज़ोर बना हुआ है, जिसका कारण है उच्च राजकोषीय घाटा, उच्च राजस्व घाटा, उच्च ऋण जीडीपी अनुपात। तो ये सारी चीज़ों की वजह से राज्य की स्थिति जो है वो वित्त के क्षेत्र में काफ़ी कमज़ोर बनी हुई है। इसके लिए ऋण जाल जोखिम को दूर करने के लिए सरकार ने राजकोषीय उत्तरदायित्व बजट प्रबंधन FRBM अधिनियम 2003 प्रस्तुत किया था, जो कि एक आध दो बार संशोधित, कई बार भी संशोधित किया जा चुका है। रिपोर्ट की अगर हम बात करें तो रिपोर्ट के कुछ निष्कर्ष और भविष्य के प्रति उसकी रुझान क्या है, उसमें बताया गया है, RBI ने बताया है कि राज्य जो है और केंद्र शासित प्रदेश कुल राजस्व प्राप्तियां सकल घरेलू उत्पाद यानी GDP का 14.9% थी। इनमें से 55% राजस्व प्राप्तियां स्वयं के करों से थी, तो जो टैक्स लेते हैं उससे प्राप्त होती थी राजस्व प्राप्तियां। और कितना, 55%, आधे से भी अधिक, मतलब आधे से भी अधिक जो राजस्व प्राप्तियां राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों की होती हैं वो स्वयं के करों से, जो उन्होंने टैक्स लगाए हैं। राज्य और केंद्र शासित प्रदेश, अगली बात जो कहते हैं, अगला जो निष्कर्ष है, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश का कुल व्यय जो है वो GDP का 18.5% है, 18.5% है। इनमें से राजस्व व्यय 83%, पूंजीगत व्यय 17%। ठीक है, 2021 की महामारी आती है, आर्थिक सुधार की बात होती है, राज्यों की राजकोषीय स्थिति में सुधार हुआ था, लेकिन धीरे धीरे वो सुधार घटता जा रहा है। उदाहरण के लिए आप देख सकते हैं 2023 में क्या था, GDP उच्च राजस्व संग्रह के कारण राजस्व राज्यों का सकल राजकोषीय घाटा 2021 की तुलना में 2021 में 4.1% था, और जो अब जो है घट करके वो 3.4% के स्तर पर आ गया है। तो ठीक है, अब बात करते हैं सकल राजकोषीय घाटा। सकल राजकोषीय घाटा क्या है? कुल व्यय, जो भी कुल व्यय होता है उसमें से माइनस करिए आप राजस्व प्राप्ति। राजस्व प्राप्ति कितना हुआ था? 55% राजस्व प्राप्तियाँ होती हैं, प्लस गैर ऋण पूंजीगत प्राप्तियाँ, ऐसी प्राप्तियाँ जो बचा हुआ 45% है, उसको ऐड करके आप माइनस करेंगे तो जो भी आएगा वो सकल राजकोषीय घाटा होगा। बजट के अनुसार राज्यों का ऋण जो है वो 31.1% था 2020-21 में, जो 2022-23 में घट करके GDP का 29.5% हो गया है। तो ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन यह पर्याप्त नहीं है। होना कितना चाहिए? FRBM की समीक्षा समिति के अनुसार वो 20% के स्तर से अधिक नहीं होना चाहिए। है कितना? 29.5% है। तो पहले की तुलना में 31.1% की तुलना में 29.5% कम है, लेकिन एक जो मानक तय किया गया है FRBM समिति द्वारा उतना नहीं है। उतना मानक क्या है? 20% के ऊपर नहीं होना चाहिए। तो धीरे धीरे कम करने का प्रयास किया जाएगा। अब हम बात करेंगे 2021-22 में 31.7% की मजबूती, और जो राज्यों का बजटीय पूंजी परिव्यय अपेक्षाकृत वो बढ़ा है। कितना बढ़ा है? 38% अधिक है। 31%
31.7% 2021-22 में था, 22-23 में हो गया आपका 38%। तो पूंजीगत परिव्यय जो है वो बढ़ गया। एक कारण हम मान सकते हैं कोविड की वजह से काफ़ी समस्याएं हमें देखने को मिली। अब हम बात करेंगे, ऐसा अनुमान लगाया गया है अनुपात में, क्योंकि जनवरी का मैगजीन है इसलिए उस समय अनुमान लगाया जा रहा था, अभी तो चीज़ें सामने आ गई हैं। पूंजीगत परिव्यय जीडीपी अनुपात जो है वो 2.3% 2021-22 में था, जो बढ़ करके 22-23 में 2.9% हो गया है। कुल मिला करके ये सारे जो है नंबर्स, अभी आपको हो सकता है ये नंबर्स उलझा रहे हों, लेकिन थोड़े थोड़े नंबर अगर आप अपने आंसर में लिखेंगे तो नंबर आपको ठीक ठाक मिलेगा, और लिखना भी चाहिए। अब हम बात करेंगे राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन अधिनियम 2003 की। इसका उद्देश्य क्या है? उद्देश्य साफ है कि वित्तीय अनुशासन स्थापित करना चाहिए। कैसा वित्तीय अनुशासन? जो राजकोषीय प्रबंधन है भारत में, राजकोषीय जो भी नीतियां हैं, प्रबंधन है, प्रणाली है, उसमें पारदर्शिता हो, इतना ही उद्देश्य है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? सरकार राजकोषीय घाटा, राजकोषीय ऋण, ऋण जीडीपी अनुपात में कमी लाने का लक्ष्य निर्धारित किया करे। दीर्घकालिक उद्देश्य भी है इसका, एक तात्कालिक उद्देश्य, दीर्घकालिक उद्देश्य। दीर्घकालिक उद्देश्य क्या है? राजकोषीय स्थिरता लाना महत्वपूर्ण चीज़ है। आरबीआई का भी मौद्रिक नीति बनाने का एक ही उद्देश्य रहता है कि राजकोषीय स्थिरता लाई जाए, मुद्रास्फीति संबंधी उपाय किया जाए, मुद्रास्फीति बढ़ने न पाए। सभी राज्यों ने अपने स्वयं के एफआरबीएम लागू कर दिए हैं, अपने एफआरबीएम लागू कर दिए हैं। एफआरबीएम अधिनियम द्वारा अनिवार्य किए गए दस्तावेज, कुछ दस्तावेज हैं जैसे राजकोषीय नीतिगत रणनीति वक्तव्य होना चाहिए, प्रॉपर वे में मैक्रो इकोनॉमिक्स फ्रेमवर्क वक्तव्य होना चाहिए। कई बार इससे क्वेश्चन पूछा जा चुका है यूपीएससी प्रीलिम्स में। मध्यम अवधि के राजकोषीय नीति वक्तव्य, मध्यम अवधि के व्यय फ्रेमवर्क। तो कुल मिलाकर के आपका लेखा जोखा होना चाहिए। एनके सिंह समिति की अगर हम बात करें तो उन्होंने एफआरबीएम की एक्ट की समीक्षा की थी, और उस समिति ने कुछ लक्ष्य दिए थे, जैसे राजकोषीय घाटा जो है वो 2023 तक जीडीपी का 2.5% होना चाहिए, राजस्व घाटा जीडीपी का 0.8% होना चाहिए, ऋण जीडीपी अनुपात 60%, केंद्र के लिए 40, राज्य के लिए 20। एक सीमा बनाई गई थी, इस समिति ने एक सीमा दी थी जो कि एक पारदर्शिता को बढ़ावा देते हैं। राज्य के राजकोषीय स्वास्थ्य में सुधार के लिए कुछ पहल शुरू की गई हैं, जैसे पूंजी निवेश हेतु राज्यों को विशेष सहायता के लिए योजना, 50 वर्षों के लिए 1 लाख करोड़ रुपए का ब्याज मुक्त ऋण दिया जाएगा, प्रदान किया जाएगा, ऐसा दे दिया गया है, एक योजना है। दूसरा है राज्य सरकार हेतु सुधार से संबद्ध अतिरिक्त ऋण, विद्युत क्षेत्र में सुधारों के लिए और भी सारी चीज़ों के लिए। नंबर इम्पॉर्टेंट नहीं है इस तरह के क्षेत्रों में, बस आपको योजना पता हो। अगला जो है राज्यों के ऋण में आप बजट उधारियों को शामिल किया गया है, उसके कई स्तरीय उपाय दिए गए हैं, राजस्व को कैसे बढ़ाया जाए और सार्वजनिक क्षेत्रों में उपक्रमों को कैसे उसको बढ़ावा दिया जाए। उदाहरण के लिए जैसे असम और केरल द्वारा पुराने वाहनों को हतोत्साहित करने के लिए ग्रीन टैक्स, हरियाणा द्वारा परिसंपत्तियों के चरणबद्ध मुद्रीकरण के उपाय, जो परिसंपत्तियां हैं उनको धीरे धीरे उनको मुद्रीकरण कर लिया जाए, उनसे पैसा निकाल लिया जाए। करदाताओं को राहत के लिए राजस्थान जैसे राज्यों में एमनेस्टी योजना चला दिया गया है। तो ये सारी चीज़ें जो है वो काफ़ी महत्वपूर्ण है राजस्व के एकत्रण के लिए, राज्य वित्त को मजबूत करने के लिए। हालांकि राज्य वित्त संबंधी कुछ चिंताएं भी हैं। उदाहरण के लिए जैसे लंबवत असंतुलन, लंबवत असंतुलन का मतलब, या फिर ऊर्ध्वाधर असंतुलन का मतलब, ऊपर केंद्र है नीचे राज्य है, तो राज्यों की केंद्र पर निर्भरता आपका ऊर्ध्वाधर है, ऊर्ध्वाधर असंतुलन होता है। केंद्र कुछ कहता है, राज्य कुछ कहता है, राज्य की मांग कुछ होती है, केंद्र उसकी मांग को मानता नहीं है। तो ऐसे में ये असंतुलन जो बनता है वो भी एक चिंता का विषय है। केंद्र से राज्यों को होने वाला कर हस्तांतरण प्रभावित हुआ है, कर हस्तांतरण में भी काफ़ी समस्याएं देखने को मिली हैं। राज्य को केंद्रीय हस्तांतरण में अनटाइड्स फंड के लिए जो है केंद्र की सकल राजस्व प्राप्ति का लगभग 29.5%
होना हो गया है, जो कि पहले 2015-20 के दौरान लगभग 32% था। तो ये सारी चीज़ें भी एक चुनौती बनाता है। कम ही हुआ है राज्यों का। क्षैतिज असंतुलन की हम अगर बात करें तो भारत के कई क्षेत्रों में विविध असमानताएं हैं। ऊपर वाले टॉपिक में हमने असमानता ही पढ़ा था, तो कई असमानताएं भी हैं। सामाजिक आर्थिक संरचना, संसाधनों की कमी, संसाधन जुटाने में समस्या, इन सारी चीज़ों में व्यय जो है वो बहुत ज़्यादा लगता है। और ये व्यय राज्यों की क्षमताएं अलग अलग राज्यों की क्षमताएं अलग अलग व्यय करने में समर्थित हैं। तो ऐसे में कई बार होता है कि लोक लुभावन राजकोषीय उपाय भी होते हैं। कई ऐसी व्यय योजनाएं को चला दिया जाता है जो कि उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, या फिर दूरदर्शिता की दृष्टि से उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन राजनीतिक इच्छा शक्ति या फिर किसी दूसरी वजह से वो योजनाओं को चला दिया जाता है और उन पर व्यय कर दिया जाता है। राज्यों के व्यय पैटर्न में प्रतिबद्ध व्यय का प्रभुत्व होना चाहिए। कई ऐसे पार्ट हैं जिस संविधान में, या फिर संविधान का छोड़िए, व्यवस्था में, जैसे प्रशासनिक सेवाएं, ब्याज भुगतान, पेंशन, इन सारी चीज़ों में जितना व्यय फिक्स किया जाता है कि इतना खर्चा किया जाएगा, उससे ज़्यादा उसमें पैसा लग जाता है। उदाहरण के लिए जैसे पेंशन का राज्य के अपने कर राजस्व के मुकाबले उच्च प्रतिशत होना। तो मान लीजिए एक सीमित एक नियत राशि फिक्स की गई कि इतना पैसा जो है पेंशन को दिया जाएगा। जब भी पेंशन देने की बारी आती है तो उससे ज़्यादा पैसा देना पड़ जाता है। तो ये समस्याएं जो है वो राजकोषीय घाटा, राजकोषीय भार को बढ़ा देती हैं। एक शब्द इसमें आया है टैक्स एमनेस्टी या आम कर माफ़ी। आम कर माफ़ी अभी एक आया था एमनेस्टी योजना। एमनेस्टी योजना कहाँ थी? आपकी राजस्थान में। ये है टैक्स एमनेस्टी। इसमें क्या होता है? इसके तहत सरकार करदाताओं के एक विशेष समूह को एक निश्चित राशि का भुगतान करने के लिए सीमित समय की पेशकश करती है कि भाई अगर आपको अपना कर देना है या फिर जो भी है, तो एक निश्चित समय तक एक निश्चित राशि आप दे दीजिए। इससे क्या होगा? इससे होगा ये कि भुगतान करने पर पिछली कर अवधि, जब भी आप छोटी सी राशि दे देंगे उस समय पर, तो जो पिछले अवधि है उसकी सारी चीज़ें जो हैं, वो जो आपको ब्याज देना है, जो आपको जुर्माना देना है, जो आपको वो सारी चीज़ें एक्स्ट्रा चीज़ें देनी है, वो सारी चीज़ें माफ़ कर दी जाएंगी। और इतना ही नहीं, जो आपके ऊपर कानूनी मुकदमा है और भी जो प्रशासनिक चीज़ें हैं, वो सारी चीज़ें से आपको मुक्ति मिल जाएगी। तो इसे हम कहेंगे आम कर माफ़ी, आम कर माफ़ी या फिर टैक्स एमनेस्टी। तो ये भी एक अच्छी योजना है। जो लोग उधार लिए हैं, जिनको कर देना है, वो इन चीज़ों का इस्तेमाल कर सकते हैं। जब भी ऐसा चीज़ें निकले वो अपना जमा कर सकते हैं और इन सारी चीज़ों से मुक्ति पा सकते हैं। इस क्षेत्र में अब हम बात करेंगे ना, ये जो चुनौतियां हैं, चुनौतियों में केंद्र प्रायोजित योजना भी एक चुनौती है। केंद्र क्या करता है कि कुछ केंद्र प्रायोजित योजना का मतलब ये है कि केंद्र कोई योजना बनाएगा और कुछ हिस्सा केंद्र उसमें डालेगा, बाकी वो राज्य के ऊपर कर देगा। जैसे 60% केंद्र देगा, 40% राज्य देगा। मान लीजिए केंद्र ने एक्स नाम की कोई योजना बनाई, अब उसमें उसका योगदान जो होगा, केंद्र जो है उसका 60% पैसा देगा, राज्य जो है वो 40% देगा। केंद्र जब भी योजना बनाता है राज्य से पूछ के बनाता नहीं है। ऐसे में राज्य के ऊपर जो 40% का एक्स्ट्रा बर्डन है, वो उनकी समस्याओं का एक महत्वपूर्ण कारण है। तो उसके आर्थिक उतार चढ़ाव में वो कारण बन जाता है। राज्य जो है अपने कर राजस्व में वृद्धि करते हैं, मामूली वृद्धि करते हैं। इन सारी वजहों से, इन सारे कारणों से राज्य जो है अपने राजस्व में बहुत कम वृद्धि कर पाते हैं। कर उछाल में संभावित कमी, राजस्व में कम वृद्धि जीडीपी के परिवर्तन के मुकाबले, तो ये सारी चीज़ें हैं जो राज्य के लिए एक चुनौती हैं, राज्य वित्त के लिए चुनौती हैं। आगे की राह के लिए इसमें कुछ सुझाव दिए गए हैं। जैसे एफआरबीएम की समिति ने भी कुछ सिफारिशें दी हैं और कुछ और भी सिफारिशें एक्स्ट्रा दी गई हैं। जैसे वैश्विक मंदी, वैश्विक मंदी में क्या होता है? उच्च मुद्रास्फीति होती है, जॉब लॉसेज होते हैं, और ये सारे खतरे जो बढ़ते हैं, उसके लिए राज्य वित्त को सुधारने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अगर राज्य वित्त हमारा मजबूत है तो वैश्विक मंदी या फिर और भी किसी समस्या का
या महामारी जैसी चीज़ें जो आती हैं उसका बहुत असर नहीं पड़ेगा। उदाहरण के लिए अ, उसके लिए करना क्या चाहिए, जैसे वित्तीय सुधार हो, वित्तीय सुधार में 15वां वित्त आयोग, एफआरबीएम की समीक्षा समिति, ये सारी जो बदलाव की बात करते हैं, खास करके पारदर्शिता की बात करते हैं, संधारणीयता की बात करते हैं, ऋणों से संबंधित, तो वो सारी चीज़ों को लागू करना चाहिए। अब जैसे 15वां वित्त आयोग ने अपनी सिफारिश दी है, अलग अलग अवधियों में राज्यों के लिए राजकोषीय घाटे की एक सीमा निश्चित की है। उदाहरण के लिए 2021-22 में 4%, 2022-23 में 3.5%, 2023-26 के दौरान 3%, तो लगातार जो है वो राजकोषीय घाटे को कम करने का प्रयास किया जा रहा है, खास करके 15वें वित्त आयोग की सिफारिश के अनुसार से। अब कुछ सिफारिशें एफआरबीएम समीक्षा समिति ने भी दी है। एफआरबीएम की समीक्षा समिति की सिफारिशों को देखने से पहले कुछ जो शब्द हैं, शब्दावली हैं, उसको देखते हैं। 3 शब्द है, राजकोषीय घाटा, राजस्व घाटा, ऋण जीडीपी अनुपात। ये तीनों शब्द बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है। जब भी इन तीनों शब्दों के बगैर आपकी आर्थिक समीक्षा पूरी नहीं होती है। जब भी आप आर्थिक समीक्षा पढ़ेंगे, बजट पढ़ेंगे, तो इन तीनों शब्दों को आपको बार-बार देखने का अवसर मिलेगा। एग्ज़ाम में भी ये सारी चीज़ें आपको अगर क्लियर हैं तो काफ़ी महत्वपूर्ण होता है, आपको इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन करने के लिए। राजकोषीय घाटा क्या है? राजकोषीय घाटा सरकार के कुल आय और कुल खर्च के बीच का अंतर है। साफ-साफ है, लेकिन इसमें उधार जो होगा उसको छोड़ दिया जाएगा। जो उधारियाँ होंगी उसको छोड़ कर के, तो कुल आय और कुल खर्च के बीच का अंतर उधार छोड़ कर के। दूसरा क्या है? राजस्व घाटा। राजस्व घाटा क्या है? सरकार के राजस्व प्राप्तियों की तुलना में राजस्व व्यय की अधिकता को राजस्व घाटा कहते हैं। मतलब राजस्व प्राप्तियाँ क्या है, राजस्व व्यय क्या है, आपको जा कर के देखना पड़ेगा। ये सब चीज़ें अगर आप क्लास नोट्स में या फिर और भी जगह पर आपको पढ़ाया जाता है, बहुत बेसिक चीज़ें हैं। ऋण जीडीपी अनुपात, यह एक देश के ऋण और उसके सकल घरेलू उत्पाद के बीच का अनुपात है। सकल घरेलू उत्पाद यानी कि आपका जीडीपी और देश का ऋण कितना है, देश का जो भी है ऋण, उसके बीच का जो अनुपात होगा, उसके बीच का रेशियो जो होगा, वो ऋण जीडीपी अनुपात होता है। तो ये 3 शब्दावलियाँ हैं, इसको आपको पता होना चाहिए, आपको इसको समझ होना चाहिए। एफआरबीएम समिति की सिफारिश हम अब देखेंगे। सिफारिश कई किया है इन्होंने। पहली सिफारिश क्या किया है कि एफआरबीएम की जगह ऋण प्रबंधन और राजकोषीय उत्तरदायित्व को लाना चाहिए। ठीक है। बहुवर्षीय पूर्वानुमान तैयार करने चाहिए। पहले साल पिछले सालों को देख करके और भी आगे अनुमान लगाना चाहिए। तो एक प्रकार से ये अच्छी चीज़ है। राजकोषीय परिषद का गठन किया जाना चाहिए और पारदर्शिता और पूर्वानुमान के लिए भी जो है वो एक नियम होना चाहिए। ऐसा नहीं कि कुछ भी अनुमान लगा दिए। नियम आधारित फ्रेमवर्क तैयार करो, तो जिससे क्या होगा कि आपके पास डाटा होगा। डाटा होने से क्या होगा कि आप सही तरीके से अनुमान लगा पाएंगे। अगला क्या है सिफारिश, वो है राजकोषीय सुधार। राजकोषीय सुधार में राजकोषीय नीतियाँ जो होती हैं उसमें ऋण समेकन को प्राथमिकता देनी चाहिए। सार्वजनिक ऋण, आकस्मिक देयता तथा उनके जोखिम की रिपोर्ट को एक मानक तैयार करना चाहिए, एक मानक निर्धारित करना चाहिए। राज्य बजट, आर्थिक नियोजन और SOTR यानी कि स्टेज ऑन टैक्स रेवेन्यू, ये जो है इसको दोहरे अंक में वृद्धि को एक लक्ष्य बनाना चाहिए। जो भी स्टेट का टैक्स रेवेन्यू है उसको अब दोहरे अंक में का एक लक्ष्य होना चाहिए, दोहरे अंक की वृद्धि का एक टारगेट होना चाहिए, ताकि राज्य की वित्त स्थिति को और मजबूती मिले। उसमें कई चीज़ें हैं, जैसे उत्पाद शुल्क, स्टाम्प शुल्क, पंजीकरण, शराब की बिक्री पर कर, राजस्व, राज्य की जीएसटी, तो वो सारी चीज़ें इसमें शामिल हैं। तो अब इसको डबल डिजिट में टारगेट करना चाहिए। संस्थागत सुधार करो। संस्थागत सुधार कैसे कर सकते हो? स्थानीय सरकार जो हैं उनके करों को, शुल्कों को, राज्यों के असाइनमेंट्स को, और भी जो राज्य वित्त आयोग है वो जो निर्णय दे उसको ध्यान में रख कर के काम करो, ताकि सरकार के तीसरे स्तर की जो मजबूती है, तीसरे स्तर की जो सरकार है, खास करके जिला परिषद, स्थानीय सरकारें जो हैं उसको मजबूती मिले। वो भी राज्य का हिस्सा है, इससे राज्य का वित्त ही मजबूत होगा।
व्यय संबंधी सुधार करो। व्यय संबंधी सुधार में बहुत सारी सुधार की ज़रूरत है। सार्वजनिक व्यय में वृद्धि करो निश्चित रूप से, लेकिन एक सही तरीके की सार्वजनिक व्यय होना चाहिए, फालतू व्यय नहीं होना चाहिए। उदाहरण के लिए सार्वजनिक व्यय में अनुसंधान एवं विकास होना चाहिए। सार्वजनिक व्यय करो, अनुसंधान और विकास करो, उससे शिक्षा पर ध्यान दो, स्वास्थ्य पर ध्यान दो, हरित ऊर्जा संक्रमण पर ध्यान दो। इन सारी चीज़ों पर अगर आप व्यय करेंगे तो ये चीज़ें आपको रिटर्न बहुत ज़्यादा कुछ देने वाली हैं। ठीक है। जबकि क्या होता है, राज्यों में कोई कुकर बांट रहा है, कोई गैस बांट रहा है, कोई कुछ बांट रहा है, तो इस चीज़ें नहीं होनी चाहिए। आपको इन सारी चीज़ों पर ध्यान देना पड़ेगा। नवाचार और प्रगति को बढ़ावा दो। नवाचार को बढ़ावा दोगे तो आपको लाभ होगा, दीर्घकालिक लाभ होगा। वित्तीय स्थिति में सुधार करो। ठीक है। राजस्व परिसंपत्तियों की राज्य के परिसंपत्तियों में राजस्व में वृद्धि करो। मंदी, जलवायु परिवर्तन, आगामी चुनौतियों का समाधान करने के लिए पूर्व प्लान करो। तो ये सारी चीज़ें आपको करना पड़ेगा। यही इस समिति की सिफारिश भी है। अन्य उपाय भी आप कर सकते हो। अब ये समिति की सिफारिश नहीं है, लेकिन और उपाय दूसरे आप सोच सकते हो। उदाहरण के लिए ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ावा दो, निजी क्षेत्रों की भागीदारी को मजबूत करो, उनके लिए अनुकूल प्रवेश बनाओ, ताकि निजी क्षेत्र भी उस क्षेत्र आपके साथ जुड़ें और विकास में मदद करें। और इतना ही नहीं, देश भर में उच्च अंतर्राज्य व्यापार व्यवसायों को प्रोत्साहित करना चाहिए, जो कि एक सुविधाजनक होगा। जिससे क्या होगा, राज्य की पूंजी या राज्य का वित्त वो काफ़ी मजबूत हो जाएगा। अगला टॉपिक है आपका सूक्ष्म वित्त क्षेत्रक, माइक्रो फाइनेंस सेक्टर। सुर्खियों में क्यों है? सुर्खियों में होने का कारण है कि प्राइस वाटर हाउस कूपर्स और एसोसिएशन ऑफ माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस ऑफ इंडिया के एक संयुक्त अध्ययन ने भारत की आर्थिक समृद्धि में सूक्ष्म वित्तीय संस्थानों की अग्रिम भूमिका पर प्रकाश डाला है। तो क्या प्रकाश डाला है, देखते हैं। भारत में सूक्ष्म वित्त क्षेत्रक कौन कौन से हैं? तो सूक्ष्म वित्त क्षेत्रक बाजार की हिस्सेदारी की अगर हम बात करें तो 2022 सितंबर का ग्राफ है। बैंक लगभग 40.99 लगभग 41% है। NBFC माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस लगभग 30.80% है। SFB 18.73% है। और उसके बाद में NBFC जो 8.71% है। अगर हम बात करें गैर लाभकारी माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन तो वो 0.78% है। अब हम बात करेंगे प्रचलित डिस्टर्बमेंट मॉडल की। इसके कुछ मानदंड होते हैं। क्या मानदंड हैं? पहली चीज़, 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, सेल्फ हेल्प ग्रुप और जॉइंट लायबिलिटी ग्रुप्स, JLG। सेल्फ हेल्प ग्रुप और जॉइंट लायबिलिटी ग्रुप में क्या अंतर है? अंतर्निहित रणनीतियों में। तो अंतर्निहित रणनीतियों में सेल्फ हेल्प ग्रुप जो है वो बचत बढ़ाने पर बहुत अधिक ध्यान देता है, जबकि जॉइंट लायबिलिटी ग्रुप क्या करता है, साख की बात करता है, ऋण विस्तार की बात करता है, इस पर ध्यान देता है। विस्तारशीलता में क्या करें, बात है जो आपका JLG है उसकी तुलना में सेल्फ हेल्प ग्रुप जो है वो कम विस्तारशील है। यानी कि जॉइंट लायबिलिटी ग्रुप का टर्न अराउंड जो है वो तीव्र है, यह अधिक विस्तारशील है। समूह का औसत आकार 10 से 20 सदस्य सेल्फ हेल्प ग्रुप में होते हैं और 3 से 10 सदस्य जो है वो JLG में होते हैं। संबद्ध गैर निष्पादित यानी कि NPA जो है, गैर निष्पादित आस्तियां या परिसंपत्तियों में सेल्फ हेल्प ग्रुप का NPA लगभग 7 से 8% तक देखा जाता है, जबकि आपका जॉइंट लायबिलिटी ग्रुप में 1% से भी कम आपका NPA होता है। तो सेल्फ हेल्प ग्रुप की तुलना में बहुत ज़्यादा कम है ये। भविष्य की संभावना की बात करें तो भविष्य में भागीदार संस्थाओं का क्षमता निर्माण होगा, जबकि इसमें क्या है, इसको NBFC माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन जॉइंट लायबिलिटी ग्रुप मॉडल को प्राथमिकता देते हैं, क्योंकि ये व्यावसायिक रूप से व्यवहार और विस्तारशील है।
लोगों तक पहुंच अच्छी है। विनियामकीय ढांचा, विनियामकीय ढांचा इसका क्या रहा है हम देखेंगे। भारतीय रिजर्व बैंक बैंकों, एनबीएफसी और एसएफबी के लिए मुख्य विनियामकीय ढांचा संस्था है। ठीक है, मालेगाम समिति की सिफारिश थी, उसके आधार पर ये इसको बनाया गया है। आरबीआई ने एनबीएफसी माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन के लिए एक ढांचा, विनियामकीय ढांचा पेश किया है। इसके अलावा आरबीआई ने इम्पैक्ट फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस के लिए एक संघ साधन को एमएफआई यानी कि माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस के लिए स्व विनियामक संगठन के रूप में एसआरओ के रूप में मान्यता दी है। सेबी की लिस्ट में भी सूचीबद्ध है माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन, उसकी निगरानी कर सकता है सेबी। और कुछ राज्यों के अपने कानून भी हैं जो सूक्ष्म ऋणदाताओं के लिए विनियमित करते हैं। सरकार द्वारा की गई कुछ पहले हैं सूक्ष्म वित्त को लेकर के, जैसे इंडिया माइक्रो फाइनेंस इक्विटी फंड, इसमें है आपका सिडबी जो है उसके माध्यम से संचालित होता है। माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट एंड रिफाइनेंस एजेंसी, मुद्रा योजना, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, कई बार प्रधानमंत्री जी के भाषणों में मुद्रा योजना आपको सुनने को मिलती है। ई शक्ति परियोजना, सेल्फ हेल्प ग्रुप जो भी है उसकी समर्पित वेबसाइट पर गैर वित्तीय जानकारी अपलोड करने की जो शुरुआत की गई है वो इसमें आती है। आपका है स्वयं सहायता समूह, स्वयं सहायता समूह या फिर संयुक्त देवता समूह, जो कि अभी आपने ऊपर देखा ज्वाइंट लायबिलिटी ग्रुप्स। दो प्रमुख विवरण हैं, दो प्रमुख मॉडल हैं। भारत की अधिकांश माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन द्वारा उपयोग किया जाता है। अधिकांश कहा गया है। प्रमुख माध्यम एससीबी यानी लघु वित्त बैंक और आरआरबी सहित ये सारी चीज़ें इसमें शामिल हैं। तो ये एक माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन के रूप में पंजीकृत है। सूक्ष्म वित्त क्षेत्र को विनियमित करने के लिए सांविधिक ढांचे हेतु सूक्ष्म वित्त संस्थान विकास और विनियमन विधेयक 2012 अस्थायी समिति के पास अभी भी लंबित है। या जो विधेयक आया है वो मालेगाम समिति की सिफारिश के आधार पर आया है। ऊपर भी आपने देखा भारत का सूक्ष्म वित्त क्षेत्र और माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस में क्या योगदान है आप देख सकते हैं। सूक्ष्म वित्त सेवा जो है वो एक वित्तीय सेवा के रूप में है जो गरीबों और निम्न आय वाले परिवारों के लिए एक ऋण का या अन्य वित्तीय सेवाएं जो है प्रदान की जाती है। इसे समाज में इस वर्ग को मिसिंग मिडिल के नाम से जाना जाता है। अब हम थोड़ा देखेंगे कि शुरुआत कहाँ हुई थी माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन की। तो ये शुरुआत होती है 1976 में। बांग्लादेश के ग्रामीण बैंक की स्थापना कर माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन की आधारशिला रखी जाती है। रखता कौन है? मोहम्मद यूनुस जो कि नोबेल पुरस्कार के विजेता भी रहे हैं। तो उन्होंने ये चीज़ें रखी। माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन का महत्व क्या है? महत्व ये है, जब भी अर्थव्यवस्था का पिरामिड देखते हैं तो सबसे शीर्ष पर अमीर लोग बैठे होते हैं, उसके बीच में मध्यम आय वाले, उसके नीचे निम्न आय वाले। तो निचले तबके के जो लोग हैं, निचले भाग में उस पिरामिड में जो लोग हैं, उसमें लगभग 6 करोड़ से अधिक उधारकर्ताओं को ये एक संपार्श्विक मुफ्त ऋण देता है, जो कि समावेशी विकास को बढ़ावा देने के लिए काम करते हैं। गरीबी को दूर करने के लिए ये ऋण का सृजन करता है। महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देता है। ठीक है, उसके बाद में सामाजिक समानता को बढ़ावा देता है। और ऐसे कई चीज़ें हैं जो माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन काम करता है। इसके संबंध में कुछ चुनौतियां भी हैं, जैसे विनियामकीय चुनौतियां, नियम संबंधित चुनौतियां। कौन कौन सी चुनौतियां हैं? पहला, विनियामकीय चुनौतियां। आरबीआई द्वारा विनियमित संस्थाओं को छोड़कर एमएफआईज पर बहुत कम या फिर कोई विनियमन नहीं है। तो एक समस्या की बात है कि इसमें नियम होना चाहिए। उपभोक्ता की जमा राशि के लिए बीमा की कोई सुविधा नहीं है। बाजार प्रभुत्व का दुरुपयोग किया जा सकता है। कैसे? अत्यधिक दरों को वसूल करके रणनीतिक और ऋण संबंधी जोखिम भी विद्यमान इसमें रहते हैं। तो कोई ठीक से नियम नहीं है इसमें। दूसरी चुनौती क्या है? ऋणी या उधारकर्ता संबंधी।
औपचारिक क्रेडिट हिस्ट्री का अभाव है। कोई भी क्रेडिट हिस्ट्री नहीं है कि कोई भी आदमी पैसा लिया निकल गया, तो कोई इसका इतिहास ऐसा कुछ इसमें डाटा उपलब्ध नहीं है। ज़मानत की अनुपलब्धता है, तो ज़मानत भी नहीं होती है, तो और भी आसान हो जाता है। ग्राहक खोजने के लिए बहुत अधिक समय लगता है और श्रम लगता है। कम वित्तीय साक्षरता है। ये सारी चीज़ें एक बड़ी समस्याएं हैं। कामकाज या परिचालन संबंधी एमएफआईस द्वारा बलपूर्वक वसूली की प्रक्रिया अपनाई जाती है। ज़बरदस्ती पैसा दिए तो वसूलना शुरू कर देते हैं, तो ये एक समस्या है। ग्राहकों के लिए विविध प्रकृति, जैसे लघु किसान, विक्रेता, मजदूर, व्यवसाय, व्यवहार आदि के आधार पर जो है वो ग्राहक केंद्रित उत्पादों की पेशकश करना कठिन हो जाता है, तो ये एक बड़ी चुनौती है। तकनीकी के रूप में अगर हम बात करें, तकनीकी चुनौतियों की बात करें, तो डेटा सुरक्षा, ग्राहक की डेटा गोपनीयता, इससे संबंधित मुद्दा सामने आता है। डिजिटल साक्षरता की कमी सामने आती है। और अगर हम बात करें वित्तीय चुनौतियों की, तो माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन की कम लागत वाली फंडिंग तक सीमित पहुंच है, उच्च ब्याज दर है, वाणिज्यिक बैंकों पर निर्भरता अधिक है, अत्यधिक खर्च है। एमएफआई का लाभार्जन का दृष्टिकोण भी बहुत सीमित है, वो सामान्य है। तो ऐसे में ये सारी चुनौतियाँ हैं। अगर हम बात कर रहे थे एमएफआई के महत्व की, तो महत्व में ऊपर जो महत्व देखे गए, बीच में चुनौतियाँ आ गया। महत्व में एक है कि स्वच्छ जल, स्वच्छता जैसे सेवा, वित्त पोषण के लिए भी इम्पोर्टेंट है। सरकारी योजनाओं तक पहुँच भी इसके माध्यम से किया जा सकता है। उदाहरण के लिए आयुष्मान भारत कार्यक्रम, स्ट्रीट वेंडर्स के लिए पीएम स्वनिधि योजना आदि के योजनाओं के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए एक महत्वपूर्ण टूल्स है, महत्वपूर्ण चीज़ें हैं। एक वित्तीय समावेशन को प्रोत्साहित करेगा। गैर वित्तीय सेवाओं की बात करें तो जैसे परामर्श, प्रशिक्षण, व्यवसाय, उद्यमिता को बढ़ावा देगा, रोजगार के सृजन को बढ़ावा देगा। खास करके असंगठित क्षेत्रों को प्रोत्साहन देगा। आगे की राह के लिए कुछ चीज़ें हैं, जैसे संधारणीय विकास जो है वो सरकार, नियामक, उद्योग आदि को भविष्य के लिए कुछ उपाय करने चाहिए। पहला, अंतर्निहित विनियामक अंतराल को पाटना चाहिए। उसके लिए क्या होगा, एक मजबूत निगरानी तंत्र की स्थापना की जानी चाहिए। मजबूत निगरानी तंत्र में मतलब जो भी एनजीओ एमएफआई से संबंधित हो उनका पंजीकरण कराइए। पूंजी पर्याप्तता और प्रोविजनिंग पर विशेष लेखा मानदंड निर्धारित करिए। लेखा परीक्षकों की भूमिका और एमएफआई के पर्यवेक्षण को स्पष्ट करिए। अंतर एजेंसी समन्वय बढ़ाइए। निगरानी करिए। केंद्रीय, राज्य, जिला स्तर जो भी हैं समितियां, उनका निर्माण करिए और उनकी निगरानी करते रहिए। पारदर्शिता को बढ़ाइए, ग्राहकों की सुरक्षा को बढ़ाइए, उचित व्यवहार संहिता का विकास करिए। शिकायत किसी को दर्ज करानी है तो एक शिकायत घर भी होना चाहिए आसपास। ऋण की शर्तों पर, ब्याज शुल्कों पर, इन सब में पारदर्शिता होनी चाहिए। गलत प्रथाओं से बचना चाहिए। ठीक है। शिकायत निवारण प्रणाली की बात हमने अभी की। सिवाय शिकायत निवारण प्रणाली होनी चाहिए ताकि किसी भी को कोई समस्या हो तो वो उसको न्याय मिल सके। ठीक है। आरबीआई का जो भी है ये उद्देश्य, इस पे ध्यान देना चाहिए, इसको विनियमित करना चाहिए। स्थानीय क्षेत्र के बैंक को स्थापित करने के लिए माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस या वाणिज्यिक बैंक को प्रोत्साहित किया जा सकता है। ये सारे तरीके समावेशी विकास की ओर ले जाते हैं। धन्यवाद।